नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ, इसमें हो जाएगा हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, बीएनएस या आईपीसी क्योंकि क्रिमिनल लॉ लिखा हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इतने जो हैं सब्जेक्ट इसमें आते हैं। अब सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, निदेशक सिद्धांत क्या होते हैं। ऑप्शन ए जस्टिफिएबल एज फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी जस्टिफिएबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी डेकोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया होगा यहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद डी है नॉट जस्टिफिएबल येट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जस्टिफिएबल नहीं है लेकिन फिर भी देश का शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी देश के शासन में मौलिक होगा यहाँ पर। ठीक है, ये फोर्सेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी जो देश का शासन चलाने के लिए क्या है उसमें ये मौलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। जब एक विधेयक क्या होता है संसद द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा जब वो पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है। ऑप्शन ए बिल इज अप्रूव्ड, ऑप्शन 2 क्या है लॉ, ऑप्शन 3 क्या है बिल यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन 4 है इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या बन जाता है ये लॉ, जब भी कोई बिल होता है, जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जब वो जाता है और वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया जाता है उसके बाद वो क्या बन जाता है, लॉ। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कौन कर सकता है। ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी ओनली सिटीजन, ऑप्शन डी सिटीजन्स एंड एलियंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओनली सिटीजन्स। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं। कौन कौन से, जो कि हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, इतने जो ये आपके आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं। ये जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो क्या पूछा है आर्टिकल 19, तो किसको होगा ये, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर अप्लाइज टू हुम। प्रसाद का सिद्धांत किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए लीगल ऑफिसर्स, ऑप्शन बी पब्लिक सर्वेंट्स, ऑप्शन सी जजेस, ऑप्शन डी कैबिनेट मिनिस्टर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक सर्वेंट्स पर। ठीक है, ये प्रावधान दिया कहां पर है, आर्टिकल 310 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेंस्ट हुम कैन द रिट ऑफ, यहाँ पे देखिए को वारंटो हो गया था बट मैंने काट दिया है, यहाँ पे होगा सर्सियोरेरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, अगेंस्ट हुम कैन द रिट ऑफ सर्सियोरेरी बी इशूड। उत्प्रेषण लेख की रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ऑप्शन बी क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ऑप्शन सी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Indian Constitution is the Parliament empowered to make laws on matters in the state list in the national interest। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ये पूछा गया कि जो पार्लियामेंट है वो जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर वो विधि कब बना सकती है। ठीक है, ये प्रावधान जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 252, ऑप्शन डी आर्टिकल
253। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 249 में दिया गया है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द कोर्ट होल्ड दैट द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई? निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया। ऑप्शन बी, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी, आर वर्सेस हॉलिडे। ऑप्शन डी, पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बोला गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग whose tenure was the right to property removed from the list of fundamental rights? संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द किया गया? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी, चरण सिंह। ऑप्शन सी, राजीव गांधी। ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। कब हटाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था कब? 1978 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया था। कहां पर? आर्टिकल 300 कैपिटल ए में। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिए। कंप्लीट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन और अब हम आते हैं टॉर्ट लॉ के क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्ट व्हाट इज द विकैरियस लायबिलिटी? अकृत्य में जो प्रातिनिधिक दायित्व है वो क्या है? ऑप्शन ए, अ पर्सन इज जनरली लायबल for his own wrongful act. Option B, a person is liable for the wrongful act committed by another person. Option C, a person is liable for a wrongful act in his absence. Option D, none of the above. Right answer क्या हो जाता है? Option number B. A person is liable for the wrongful act committed by another person. Vicarious liability का यही मतलब होता है कि आप किसी दूसरे के कार्य के लिए उत्तरदायी हो रहे हैं। जैसे अगर किसी का सर्वेंट है, उसने कहीं पे कोई ऐसा कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट कर दिया तो कौन लाइबल होगा? मालिक लाइबल होगा। अब देखते हैं जब भी कोई ड्राइवर जो है कोई गाड़ी चलाता है तो अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया फिर कुछ उसमें कुछ भी कर दिया तो कौन लाइबल होता है उसके लिए? जो उसका मालिक होता है गाड़ी का वो लाइबल होता है, भले से ड्राइव वो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? विकैरियस लाइबिलिटी का रूल होता है ये। नेक्स्ट है, इन टॉर्ट्स ऑल पर्सन हु हेल्प्स, एडवाइस, डायरेक्ट और पार्टिसिपेट इन कमीशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स आर नोन एज। टॉर्ट्स में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य को करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, अबेटर्स। ऑप्शन बी, जॉइंट टॉर्ट फ्यूजर्स। ऑप्शन सी, टॉर्ट होल्डर्स। ऑप्शन डी, रॉन्गफुल असिस्टेंट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, उनको बोला जाता है जॉइंट टॉर्ट फ्यूजर्स। मतलब कई लोग मिलके जब किसी कार्य में कोई सहायता करते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं तो उनको बोला जाता है जॉइंट टॉर्ट फ्यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैगजीम्स इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? ऑप्शन ए, डैमनम साइन इंजूरिया। ऑप्शन बी, इंजूरिया साइन डैमनो। ऑप्शन सी, उबी जस इबी रिमेडियम। ऑप्शन डी, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट में क्या होता है कि अगर कुछ भी वहां पे मान लो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई भी अगर घटना हुई तो वहां पर क्या होता है, जो चालक होता है या जो ड्राइवर होता है उसकी लापरवाही साबित करनी पड़ती है। ठीक है, अब हालांकि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए कहां पर? सेक्शन 142, 144 में। ठीक है, बट एज ए जनरल रूल क्या होता है कि वहां पर जो हार्म होता है वो साबित करनी पड़ती है कि हाँ इसकी लापरवाही से हुई है ड्राइवर की। ठीक है, ये बोलना पड़ता है। बट जनरल रूल का हर जनरल रूल जो होता नहीं है, उसका एक्सेप्शन जरूर होता है। तो 140 का एंड 144 इसमें से जितने भी सेक्शन हैं उसमें जो है इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि कब जो है इसकी लापरवाही साबित नहीं करनी पड़ेगी। तो इतना आप ध्यान रखिए किस मैगजीम से रिलेटेड है, तो है ये डैमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूल ऑफ रेस इप्सा लॉक्टर इज रिलेटेड टू टॉर्ट ऑफ। रेस इप्सा लॉक्टर नियम किस नियम अकृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, नेग्लिजेंस। ऑप्शन बी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट।
ऑप्शन सी डिफेमेशन, ऑप्शन डी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। रिस इप्सा लोक्टर का क्या मतलब होता है? घटना स्वयं बोलती है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कहीं नेग्लिजेंस करते हैं तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो देखने से लग जा रही है कि बिना लापरवाही के तो ये हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये बोला जाएगा कि रेस इप्सा लोक्टर है, घटना यहाँ पे स्वयं कह रही है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ है। अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, उन्होंने सर्जरी की और मान लीजिए चाकू है या फिर ब्लेड है, कुछ भी है, और उन्होंने क्या किया, जो पेशेंट है उसके पेट में छोड़ दिया, ठीक है, पेट का ऑपरेशन किया, वहीं पे छोड़ दिया। अब तो आप इसको क्या मानेंगे? आप उसको यही मानेंगे कि ये जो काम है वो बिना लापरवाही के हो ही नहीं सकती, इसमें नेग्लिजेंस होना ही होना है। तो ये क्या है? ये रेस इप्सा लोक्टर है कि घटना स्वयं कह रही है कि इसमें लापरवाही है। तो किससे रिलेटेड है? ये नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट के कृत्य के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इट इज अ सिविल रॉन्ग, ऑप्शन बी ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, ऑप्शन सी इट गिव्स अ राइट इन रिम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट क्या बोला गया है? इट इज अ सिविल रॉन्ग, सही है, ये एक सिविल दोष है। ऑप्शन बी है ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, ये भी सही है क्योंकि जितने भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो टॉर्ट नहीं होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच अगर कोई करता है तो ये क्या होता है? ये भी एक सिविल रॉन्ग है बट इट इज नॉट टॉर्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, ये टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है, इस थोड़ा डिफरेंट है वो। थर्ड बोला गया है इट गिव्स अ राइट इन रेम, मतलब ये जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है बल्कि यहाँ पर संपत्ति नहीं होगा बल्कि होगा सभी, यहाँ पर सभी पर अधिकार देता है, ये एक राइट इन रेम होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्सेप्शन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर। रूल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट टॉर्ट कानून के अंतर्गत किसके लिए एक अपवाद है? ऑप्शन ए पर्सनल लाइबिलिटी, ऑप्शन बी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर हिज सर्वेंट, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर हिज सर्वेंट, ठीक है, उसका क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्या? रूल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड? इनमें से कौन सा दैव कृत्य की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ऑप्शन बी एक्सेस रेनफॉल और फ्लड बियॉन्ड नॉर्मल, ऑप्शन सी लाइटनिंग एंड थंडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ये जितनी भी चीजें हैं, तूफान, चक्रवात या अतिरिक्त वर्षा हो जाएगा, बहुत अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, बिजली गरज रहा है, ये क्या है? ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, ये कुछ भी यहाँ पे मानव निर्मित नहीं है, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब प्राकृतिक हैं। नेक्स्ट है विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ केस लॉ रिलेटेड टू। विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य एक निम्नलिखित में से किस बात से संबंधित मामला है? ऑप्शन ए टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। इससे रिलेटेड है क्या? विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मोगुल स्टीम सिम कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर 1892 इज अ केस रिलेटेड टू टॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये पूछा गया है कि मोगुल स्टीम सिम कंपनी बनाम मैकग्रेगर जो है एक ऐसा मामला है जो निम्नलिखित में से किस टॉर्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए नेग्लिजेंस, ऑप्शन बी न्यूसेंस, ऑप्शन सी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन डी कॉन्स्पिरेसी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। यहाँ पे अभी हमारा एंड हो गया कौन सा एक्ट? टॉर्ट लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंदू लॉ के बारे में, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इनकॉर्पोरेट्स द मिताक्षरा लॉ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा मिताक्षरा विधि उसमें शामिल है? ऑप्शन ए सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 6। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ हिंदू हैज मोर देन वन विडो दे आर एंटाइटल्ड टू। एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है। ऑप्शन ए 1 शेयर्स टू ईच, ऑप्शन बी 1 शेयर्स फॉर ऑल विडो कलेक्टिवली, ऑप्शन सी 1 शेयर्स टू ईच और मैक्सिमम 2 शेयर्स इफ मोर देन 2 विडोज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 1 शेयर्स फॉर ऑल विडोज कलेक्टिवली। इसको सर समझिए आप, मान लीजिए ये एक मेल है, इसकी प्रॉपर्टी थी बट अभी है नहीं, तो इसकी मान लीजिए क्या है,
एक सन है, एक डॉटर है, और मान लीजिए इसके 2 इसकी विडो है, ठीक है, विडो ये आप मान लो। उसके बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा? अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पर्सन है, मतलब मिला के सारे 4 पर्सन है, बट प्रॉपर्टी जो है वो 3 हिस्सों में बटेगी, ठीक है। तो 1/3 किसको मिलेगा? सन को। 1/3 किसको मिलेगा? डॉटर को। एंड 1/3 ही मिलेगा इन दोनों को मिलाकर के, जो दोनों विडो है इनको क्या बोला गया है? 1 शेयर मिलेगा फॉर ऑल विडो कलेक्टिवली, मतलब इन दोनों को ही 1/3 मिलेगा। अब ये उसमें से 1/6 इनको 1/6 दोनों को मिलेगा, बट इनको एक कलेक्टिवली कितना मिलेगा? 1/3। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट द पर्सन हु इज अडॉप्टेड मस्ट बी। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति लिया जाता है उसे होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी ए हिंदू, ऑप्शन बी हिंदू और जू, ऑप्शन सी हिंदू और क्रिश्चियन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी ए हिंदू। बात किसकी कर रहे हैं हम? हिंदू अडॉप्शन की। तो किसके अडॉप्शन की बात होगी? हिंदू की। यहाँ पे जू या क्रिश्चियन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है रोहन मैरिज कृति द डॉटर ऑफ हिज सिस्टर। रोहन जो है अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है, तो क्या होगा ये? ऑप्शन ए मैरिज इज वैलिड इफ द कस्टम परमिट्स इट, ऑप्शन बी मैरिज इज नॉट वैलिड, ऑप्शन सी मैरिज इज वैलिड ओनली इफ द कोर्ट परमिट्स इट, ऑप्शन डी मैरिज इज वैलिड ओनली इफ द पंचायत परमिट्स इट। आप क्या देखेंगे? जब सेक्शन 5 देखेंगे आप हिंदू मैरिज एक्ट का, वहां दिया है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। उसमें जो है किसी की भी मैरिज नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो मैरिज क्या होती है? वॉइड होती है। बट वहां पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका प्रथा, आपकी कस्टम अगर अलाउड करती है तो आप शादी कर सकते हैं। क्या बोला गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैरिज इज वैलिड इफ कस्टम परमिट्स। अगर आपका कस्टम इसको परमिट करता है तब जो है आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगी? वॉइड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज इसेंशियल फॉर वैलिड अडॉप्शन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दत्तक ग्रहण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दत्त होमम, ऑप्शन बी एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी होगा, सॉरी बी राइट होगा। दत्त होम जो है ये आवश्यक नहीं है, इतनी बात आप ध्यान रखिए। क्या जो है जरूरी है? बस लेना और देना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ मैन मैरीज अ गर्ल विद अ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर कस्टम डज नॉट परमिट्स सच मैरिज हाउ विल ही बी पनिश्ड। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि वहां पर कस्टम अलाउड करता था तो वैलिड होगी। यहाँ पे क्या बोल दिया गया? यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि ऐसे वो रिलेशन में शादी करता है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है एंड कस्टम वहां पर अलाउड नहीं करता है, तो वो कैसे पनिशमेंट, उसको कैसे दंडित किया जाएगा? ऑप्शन ए सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी सेक्शन 18 A of Hindu Marriage Act 1955, ऑप्शन सी सेक्शन 18 B of Hindu Marriage Act 1955, ऑप्शन डी नो पनिशमेंट फॉर सच मैरिज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेक्शन 18 क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कितनी पनिशमेंट मिलेगी? एक तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 1 month की होगी, एंड और कितनी हो सकती है? 1 की, यानी 1000 की फाइन हो सकती है, या फिर बोथ। ठीक है, इतनी इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। Next, which provision of Hindu Succession Act 1956 applies in the case of estate when there is no legal heir? यहाँ पे लिख भी दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन सी विधि राजगामी होने पर लागू होती है? इसका मतलब ये दिया गया है कि जब किसी कोई भी लीगल हेयर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति किसके पास चली जाती है? स्टेट के पास चली जाती है, और उसको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। किस सेक्शन में दिया गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 25, ऑप्शन बी सेक्शन 26, ऑप्शन सी सेक्शन 27, ऑप्शन डी सेक्शन 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 29। नेक्स्ट है सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्या है? ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 एक निम्नलिखित प्रावधान करती है। क्या करती है? ऑप्शन ए, सॉरी पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, फिर ऑप्शन राइट क्या लगाना तो यहाँ पर दिया गया है। ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए आधार, जो कि किसमें है? सेक्शन 9 में है। सेकंड है ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10 में है। एंड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, जो कि सेक्शन 13 में है। ऑप्शंस क्या है? 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी ओनली 3।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 एंड 3, क्योंकि ग्राउंड नहीं देता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, ये गलत है। किसके लिए ग्राउंड देता है? जुडिशियल सेपरेशन के लिए एंड डाइवोर्स के लिए, यानी कि 2 एंड 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वाज अ डॉटर आल्सो गिवन द राइट इन को-पार्सनरी प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायकी संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शन ए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ऑप्शन बी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2004, ऑप्शन सी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ऑप्शन डी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। हिंदू लॉ के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम आते हैं मुस्लिम लॉ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन अंडर सफी एजार व्हिच केस वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सफी एजार की पूर्व क्रय अधिकार के आधार पर किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? ऑप्शन ए भावराम वर्सेस बैजनाथ, ऑप्शन बी गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह, ऑप्शन सी भगवान दास वर्सेस चेतराम, ऑप्शन डी राम शरण लाल वर्सेस श्रीमती डोमिनी कुंवर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भावराम वर्सेस बैजनाथ। नेक्स्ट है, निकाह विद अ वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत इज कंसीडर्ड? अपनी इद्दत पूरी होने से पहले एक महिला के साथ किया गया विवाह क्या माना जाता है? ऑप्शन ए इर्रेगुलर, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इर्रेगुलर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कहीं भी सिया या सुन्नी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये लिखा होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर सुन्नी लिखा होता तो क्या होता? ये इर्रेगुलर होता। बट अगर यहाँ पर सिया लिखा होता तो यही अगर इद्दत की जो है दौरान अगर कोई मैरिज की जाती तो वो हो जाता वाइड। बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए हम प्रेफर हमेशा किसको करते हैं? सुन्नी मान के हम हमेशा आंसर करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इर्रेगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाह बानो केस वाज रिलेटेड टू? शाह बानो मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिमांड फॉर डॉरी, ऑप्शन बी हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, ऑप्शन डी ट्रिपल तलाक ऑफ मुस्लिम वुमेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, इससे रिलेटेड है शाह बानो केस। नेक्स्ट है, हदीथ इन इज वन ऑफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इट इंक्लूड्स? हदीथ जो है, हदीस जो है मुस्लिम विधि के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए वर्ड्स ऑफ गॉड, ऑप्शन बी वर्ड्स एंड एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 है वर्ड्स एंड एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। अब जो वर्ड्स ऑफ गॉड थे ये क्या बन गया? कुरान बन गया। उसके बाद जो कुरान में नहीं था, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में किया, जो भी उन्होंने एक्ट किया, जो भी उन्होंने कुछ शब्द बोले, वो क्या बन गया? वो बन गया हदीस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द केस ऑफ मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान रिलेट्स टू? मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रीइम्पशन, ऑप्शन बी गिफ्ट, ऑप्शन सी डावर, ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। पितृत्व की अभिस्वीकृति होगी यहाँ पर, ये हिंदी पता नहीं कैसे कट गया है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2017? 3 तलाक को 2017 में असंवैधानिक घोषित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मामला कौन सा है? ऑप्शन ए सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, ऑप्शन डी डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ? मुस्लिम विधि में बातिल मैरिज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वैलिड मैरिज, ऑप्शन बी वॉइड मैरिज, ऑप्शन सी वॉइडेबल मैरिज, ऑप्शन डी इर्रेगुलर मैरिज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वॉइड मैरिज। अब थोड़ा समझ लीजिए आप, जो वैलिड मैरिज होता है इसको क्या कहते हैं मुस्लिम विधि में? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सही है। ठीक है, वॉइड मैरिज को क्या बोलते हैं वो तो पता चल गया आपको, बातिल मैरिज। एंड जब वॉइडेबल मैरिज होती है इसको बोलते हैं फासिद। ठीक है, ये कुछ टर्म है, इसको ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स प्रोवाइड्स फॉर द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। निम्न में से कौन सा अधिनियम केवल पत्नी को उपलब्ध तलाक के आधार प्रदान करता है? ऑप्शन ए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ऑप्शन बी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन सी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को ग्राउंड देता है डाइवोर्स के लिए, बट जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये किसको जो है आधार देता है? सिर्फ वाइफ को। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम वाइफ टू इस्लाम। गैर मुस्लिम पत्नी का इस्लाम में धर्मांतरण क्या होता है? ऑप्शन ए shall not ipso facto dissolve her marriage, option B shall ipso facto dissolve her marriage, option C shall dissolve her marriage if the conversion is with the permission of the court, option D shall dissolve her marriage if the conversion is with the consent of her husband। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई वुमेन है, अगर वो अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लेती है, नॉन मुस्लिम बन जाती है, तो उसकी जो मैरिज होगी वो कैसी होगी? अगर शादी पहले हुई तो क्या होगी? वो डिसॉल्व नहीं होगी, इतना बात ध्यान रखिए, वो स्वतः ही समाप्त नहीं होगा, ठीक है, अपने से वो नहीं हो जाएगा समाप्त। shall not ipso facto dissolve her marriage। अब इसके आगे हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर कैन बी रेटिफाइड और अटेनिंग मेजोरिटी, ऑप्शन फाइड अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी, ऑप्शन 3 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ पार्टीज, ऑप्शन 4 है अ माइनर इज लाइबल ओनली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम। ऑप्शन से इसकी ऑप्शन 1 है 1 and 3, ऑप्शन 2 है 2 and 4, ऑप्शन 3 है 1 and 2, ऑप्शन 4 है 2 and 3। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 and। पहला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर कैन बी रेटिफाइड और अटेनिंग मेजोरिटी, गलत है ये। कोई भी अवैध है वो वैध होने पर जो उसने माइनर होकर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वो रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है अनिसीय होता है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता कि वो उसको वापस से उसको रेटिफाई कर सके। तो सेकंड क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड, तो ये हो जाएगा सही, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ पार्टीज, तो अभी हमने देख लिया कि जो रेटिफाई किया नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है अ माइनर इज नॉट लाइबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम, एक जो अवयस्क होता है जो अपनी संविदा करता है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी करेक्ट रहेगा, यानी 2 and 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 124, ऑप्शन बी सेक्शन 67, ऑप्शन सी सेक्शन 127 और 128। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 124 है। नेक्स्ट, पीक वर्सेस गुरनी किस संदर्भ से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए टॉर्ट, ऑप्शन बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑप्शन सी फ्रॉड, ऑप्शन डी मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी फ्रॉड से रिलेटेड है। फ्रॉड कहाँ दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में? सेक्शन 17 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 से संबंधित निम्न में से कौन सा मामला है? ऑप्शन ए हॉचेस्टर वर्सेज डी ला टूर, ऑप्शन बी रॉबिन्सन वर्सेज डेविसन, ऑप्शन सी हेडले वर्सेज बैक्सनडेल, ऑप्शन डी डिकिंसन वर्सेज डॉट्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है हेडले वर्सेज बैक्सनडेल। ध्यान रखिए इसी केस पर आधारित है ये, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, बहुत लीडिंग केस है। नेक्स्ट है न्यूडम पैक्टम मींस। न्यूडम पैक्टम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए विदाउट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी इरिट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हेतु मृत्यु की पूर्व उल्लंघन का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 29, ऑप्शन बी सेक्शन 49, ऑप्शन सी सेक्शन 59, ऑप्शन डी सेक्शन 39। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 39। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाइज। विफलता का सिद्धांत कब लागू होता है? ऑप्शन ए व्हेन बोथ पार्टीज आर फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन बी व्हेन वन साइड इज frustrated, option C when the performance of an agreement becomes impossible, option D when there is business difficulty। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्पॉसिबल हो जाए, वो क्या हो जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट,
A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage. A goes mad. The contract becomes. A और B जो होते हैं एक दूसरे से विवाह का अनुबंध करते हैं। विवाह के जो टाइम था तय था उससे पहले ही A जो होता है वो पागल हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? ऑप्शन ए वॉइडेबल, ऑप्शन बी कंडीशनल, ऑप्शन सी कंटिजेंट, ऑप्शन डी वॉइड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच केस? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले किस मामले में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए क्रेल वर्सेस हेनरी, ऑप्शन बी टेलर वर्सेस काल्डवेल, ऑप्शन सी पैराडाइन वर्सेस जेन, ऑप्शन डी क्रिकलवुड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस लेटन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलर वर्सेस काल्डवेल। इन्वायरमेंटल लॉ के क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में कब आया? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 18 नवंबर 1986, ऑप्शन बी 19 नवंबर 1986, ऑप्शन सी 20 नवंबर 1986 एंड डी 21 नवंबर 1986। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर 1986। नेक्स्ट, कृष्ण गोपाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य किस मामला जो है किस केस से संबंधित है? किससे संबंधित है? कृष्ण गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये केस है। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज आउटकम ऑफ? जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किसका परिणाम था? ऑप्शन ए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी नैरोबी कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी वियना कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द टर्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट मीन्स? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषक का मीनिंग कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 2B में। किसमें? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। अब इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन सच concentration that is of may be beneficial to the environment. Option B है only gaseous substance in such concentration that is or may be harmful to the environment. Option C any solid liquid or gaseous substance in which concentration as may be or tend to be injurious to environment. Option D any solid or liquid substance in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में गौर करने का प्रयास किया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सपैंड द राइट टू लाइफ to include the right to health and other hygienic condition? Option A ग्रामीण मुख्तारी एंड लीगल एड सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वी लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन डी FK हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FK हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अपील नहीं थे? अंडर विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द अपील ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड? ऑप्शन ए सेक्शन 4A, ऑप्शन बी सेक्शन 5A, ऑप्शन सी सेक्शन 6A, ऑप्शन डी सेक्शन 7A। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 5A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विधि में लोक न्याय सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडमार्क केस ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन इन्वायरमेंटल लॉ? ऑप्शन ए वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। किससे रिलेटेड है ये? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से। नेक्स्ट, पर्यावरण पर प्रमुख मामला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस ऑन इन्वायरमेंट? ऑप्शन ए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिल्लो, ऑप्शन 3 है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बजाय वैश्विक शीतलन में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल कूलिंग इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी एरोसोल्स, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 जो है CFC। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एरोसोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी सुपरमेसी ऑफ लॉ, ऑप्शन सी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है किस आर्टिकल में? ऑप्शन ए आर्टिकल 323 कैपिटल बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 323 कैपिटल ए, ऑप्शन सी है आर्टिकल 233, ऑप्शन डी आर्टिकल 223। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 223 कैपिटल ए में दिया गया है। नेक्स्ट, एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड इज अ ग्राउंड रिलेटेड टू विच रिट? रिकॉर्ड पर स्पष्ट विधि की त्रुटि का आधार निम्न में से किस रिट से संबंधित है? ऑप्शन ए सर्स्योरेरी, ऑप्शन बी मैंडमस, ऑप्शन सी हैबेस कॉर्पस, ऑप्शन डी को वारंटो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्स्योरेरी, यानी स्पेशल लीग। क्या होता है जब न्यायिक कार्यवाही में जुडिशियल कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है रिकॉर्ड में, तो कौन सा रिट जारी होता है? सर्स्योरेरी। नेक्स्ट है, एकीकृपांक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। एकीकृपांक बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाइक्लीहुड ऑफ बायस, ऑप्शन बी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ऑप्शन डी नोटिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए लाइक्लीहुड ऑफ बायस, पक्षपात की संभावना से रिलेटेड ये केस है। नेक्स्ट, प्रत्यायोजित विधान को कब संवैधानिक घोषित किया गया? व्हेन वाज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल? ऑप्शन ए बेरूबारी केस, ऑप्शन बी दिल्ली लॉ एक्ट केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली लॉज एक्ट केस के द्वारा। नेक्स्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया था? प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 43rd अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक केस वाज इट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नॉट ओनली टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट बट आल्सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट? निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? ऑप्शन ए एकीकृपांक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राम जवाय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट, ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए एकीकृपांक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रीड्स वर्डन वर्सेस बाल्डविन का केस किससे संबंधित है? रीड्स वर्सेस बाल्डविन केस इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी नेशनल जस्टिस, ऑप्शन सी स्टेट लायबिलिटी, ऑप्शन डी डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ऑडी अल्टरम पार्टम का क्या अर्थ है? ऑडी अल्टरम पार्टम मीन्स ऑप्शन ए नो वन शुड बी कंडेम्ड unheard, option B a decision making authority must give a reasoned order, option C no one can be judged in his own case, option D no one should be afraid of court। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी व्यक्ति को बिना सुने उसे दोषी ठहराया नहीं जाना चाहिए, उसे ठहराया नहीं जा सकता। क्या होगा? ऑडी अल्टरम पार्टम। यहां से अब हम देखने वाले हैं कंपनी लॉ के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 50। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 7। एक निजी कंपनी के रूप में व्यापार जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं जब इसे प्राप्त हो। क्या? ऑप्शन ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी लेटर ऑफ इंटेंट, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन का प्रमाणन। नेक्स्ट,
Who can alter the article of association of company? कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कब बदला जा सकता है? वो बाय शेयर होल्डर्स एंड पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, इट रिलेट्स टू द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी। यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी डिबेंचर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये किस रिलेटेड है? ये कंपनी के जो इंटरनल मामले होते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर वहीं पे देखें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है? कंपनी के बाहर नियम, मतलब जो बाहर के नियम होते हैं कंपनी के, वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सब इसको देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी के बाहर का रूल होता है। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, ये कंपनी के अंदर होता है, जो रूल होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 3। क्या पूछा है? मिनिमम नंबर। नेक्स्ट, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान दिए गए उसमें? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी शैल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। एक कंपनी जो घरेलू कंपनी नहीं है वह आयकर का भुगतान किस दर से करेगी? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 40%। अगर एक घरेलू कंपनी होती, डोमेस्टिक कंपनी होती, कितनी करती? 30%। और यहाँ पे घरेलू कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है। Next, verification of registered office shall be submitted to registrar within what period from the date of incorporation। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन निगमन की तिथि से कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा? ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 30 डेज। नेक्स्ट, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन पारित करके किया जा सकता है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड wants to convert itself into a public company. This can be done by altering the memorandum of association and article of association through option A ordinary resolution, option B special resolution, option C board resolution, option D none of the above। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ से हम देखेंगे बीएनएस या प्राइवेट, समझ लो इन दोनों के ही क्वेश्चंस। फर्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 जो कि बीएनएस में कितने हैं? सेक्शन 100 में है, एंड सेक्शन 300 आईपीसी में जो कि बीएनएस में 101 में है। किसकी बात कर रहे हैं? कल्पेबल होमिसाइड की एंड मर्डर की। वाज क्लेरिफाइड बाय जस्टिस मेलविल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। धारा 299 और धारा 300 के बीच अंतर मेलविल द्वारा किस मामले में स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए रेग वर्सेस गुरुचंद घोष, ऑप्शन बी रेग वर्सेस गोविंदा, ऑप्शन सी रेग वर्सेस हैवर्ड, ऑप्शन डी गोविंदा वर्सेस रेग। आप देख रहे हो कितना सिमिलर है इसमें सब जो ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए सही आंसर। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रेग वर्सेस गोविंदा है। नेक्स्ट, द सेक्शन वाज इनैक्टेड फॉर ट्रायल डाउरी डेथ केस। इस धारा को दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सेक्शन 366 ए आईपीसी, ऑप्शन 2 सेक्शन 477 ए आईपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 498 ए आईपीसी, ऑप्शन 4 सेक्शन 489 ए आईपीसी। वैसे अगर देखा जाए तो दहेज हत्या का जो मामला है वो इसमें से किसी भी सेक्शन में नहीं है। वो किस में था? आईपीसी में सेक्शन 304 बी में था, एंड बीएनएस में बात करें तो सेक्शन 80 में था। बट सिमिलर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लगाओगे या क्या आंसर होना चाहिए? तो जो 498 ए है ये किसकी बात करता है? क्रुएलिटी की। और सेक्शन 85 एंड 86 बीएनएस की किसकी बात करता है? क्रुएलिटी की बात करता है। ठीक है, तो उसी से सिमिलर थोड़ा सा कंसेप्ट है ये, तो आप इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप ध्यान रखिए कि दहेज हत्या जो है वो किसमें है? 304 बी में है आईपीसी में, एंड सेक्शन 80 किसमें है? बीएनएस में। नेक्स्ट, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स इज पनिशेबल ऑफेंस। खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन
274 टू 276 आईपीसी। ऑप्शन 2 है अंडर सेक्शन 277 टू 278 आईपीसी। ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 272 टू 273 आईपीसी। ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 272 और 273 आईपीसी किसमें है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। और यहाँ पे बीएनएस में किसमें है? 274 एंड 275 में। नेक्स्ट, deliberate utterance of word with intent to hurt religious feelings will be dealt under which section? धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर बोले गए शब्द से संबंधित प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 296, ऑप्शन सी सेक्शन 297, ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक्शन 298 जो कि सेक्शन 302 है, किसमें? बीएनएस में है। दोनों ही आप याद रखिए क्योंकि अभी कंफर्म कुछ नहीं है। वैसे ज्यादातर आपको याद रखना चाहिए नए वाले सेक्शन, यानी कि बीएनएस का, क्योंकि अभी जो एंट्रेंस हो रहा है उसमें जो है नए वाले सेक्शन ही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि इलाहाबाद और लखनऊ में देखा गया कि उसमें नए वाले जो सेक्शन है वही पूछे गए थे, तो आप वही ध्यान रखिए। मैंने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं लिए, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, ये डकैती, इनसे क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने सेक्शन बेस्ड पूरे एमसीक्यू कराए हैं। लगभग 200 एमसीक्यू हैं, वो चैनल पर पड़े हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर वैसे क्वेश्चन लिए थे जो मैंने वहां पर नहीं कराए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, A finds a purse with money and does not know to whom it belongs. Later, he learns it belongs to B, but still appropriates it for his own use. A is guilty of. ए को धन के साथ एक पर्स मिल जाता है जिसे नहीं पता होता कि वह किससे संबंधित है। बाद में उसको पता चलता है कि यह बी का है, फिर भी उसने स्वयं के उपयोग के लिए रख लिया। अब ए किसका दोषी है? ऑप्शन ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन 2 फ्रॉड, ऑप्शन 3 क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ऑप्शन 4 है थेफ्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आई थिंक सभी को होता होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल इस तौर पे समझिए इसको। यहाँ पे क्या बोला है कि पर्स उसको मिला था, उसको किसी ने दिया नहीं था, और बाद में जब उसको पता चला कि ये पर्स बी का है, बट उसने फिर भी उसको खुद के यूज के लिए उसको कर लिया। ठीक है, उसको अपने पास रख लिया। अब उसने क्या किया? आपराधिक दुर्विनियोग किया, यानी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? अगर यही पर्स मान लीजिए बी का था, अब बी ने ए को रखने के लिए दिया होता, अब ए उसके बाद क्या कहता कि ये तो खो गया, और उसके बाद ए जो है उसको रख लेता अपने पास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसको उसने सौंपा था, उसको उसने कब्जा दिया था। बट क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि वहां पे चीजें जो हैं वो दी नहीं जाती हाथ से। ठीक है, ये बात होती है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड? निम्न में से कौन सी धारा शिशु हत्या को रोकने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 377 आईपीसी, सेक्शन 93 बीएनएस, ऑप्शन 2 सेक्शन 313 आईपीसी, सेक्शन 89 बीएनएस, ऑप्शन सी सेक्शन 318 आईपीसी, सेक्शन 94 बीएनएस, ऑप्शन 4 सेक्शन 315 आईपीसी, सेक्शन 91 बीएनएस। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 315 आईपीसी में एंड सेक्शन 91 बीएनएस में। नेक्स्ट, A places armed men outside a building and instructs them to shoot Z if he tries to leave. What is A guilty of? A अग्नि भवन शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और उन्हें निर्देश देता है कि यदि Z जो है वो भवन छोड़ने का प्रयास करे तो उस पर गोली चला दो। A किस लिए दोषी है? ऑप्शन ए wrongful restraint, ऑप्शन बी wrongful confinement, ऑप्शन सी both wrongful restraint and confinement, ऑप्शन डी none of the above। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सदोष परिरोध, सॉरी हाँ परिरोध बोलते हैं इसको, अवरोध नहीं परिरोध बोलते हैं। ठीक है, कन्फाइनमेंट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि भवन के बाहर उसको अंदर रख दिया और बाहर पुरुषों को तैनात कर दिया, और ये बोल दिया कि जैसे ही बाहर निकले ये इसको तुरंत गोली चला दो। क्या हो गया? ये कन्फाइनमेंट हो गया। रिस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि वो चारों तरफ से है, इसलिए क्या हो जाएगा? कन्फाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, कन्फाइनमेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम, in which of the following situations the right of private defense not extended to causing death? निम्नलिखित में से किस हिस्से में प्राइवेट प्रतिरक्षा बचाव का अधिकार मृत्यु कायद करने तक विस्तारित नहीं होता? ऑप्शन ए इन अ केस वेयर द असॉल्ट गिव राइज टू अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, इसमें तो होगा ही होगा। ऑप्शन बी है इन केस वेयर द असॉल्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, इसमें भी होगा। ऑप्शन सी है इन अ केस वेयर द असॉल्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, एंड डी इन अ केस वेयर द असॉल्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा, बट किसमें नहीं होगा? वो किसमें दिया है? कॉजिंग सिंपल हर्ट। अगर यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट होता
तो ये हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, सिंपल हर्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ कॉज करने का राइट नहीं होगा। नेक्स्ट, A intentionally lets his cattle enter the field of B, knowing that it is likely to damage B's crop. What offense has A committed? A अपने मवेशी यानी जो पशु हैं उसके एनिमल्स हैं जो उनको यह के खेत में आशय पूर्वक और यह जानते हुए कि यह की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है वहां प्रवेश करवाता है, उसने क्या अपराध किया? ऑप्शन ए ट्रेसपास, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 क्या है क्रिमिनल ट्रेसपास, ऑप्शन 3 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन 4 है मिस्चीफ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 मिस्चीफ। मिस्चीफ को हिंदी में बोलते हैं रिश्ती, ठीक है, वो क्या करता है? मिस्चीफ करता है। नेक्स्ट, मेकिंग अ क्रिमिनल नॉन वायलेंट, प्रोवाइडिंग हिम विद व्हाट ही लैक्स एंड न्यूट्रलाइजिंग ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम इज नोन एज। एक अपराधी को अहिंसक बनाना, वह चीजें उसे प्रदान करना जिसे उसे अभाव है, और उन सभी कारणों को निष्क्रिय करना जिसकी वजह से वो अपराध हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब कौन सी पनिशमेंट थ्योरी इससे रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेटरी ऑफ पेनिटेंटियल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन 2 है डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन सी 3 है रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटेटिव और करेक्टिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन 4 है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैटेगराइज्ड द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक्सपोजिटोरियल है, ठीक है, एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के विषय को एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि व्याख्यात्मक और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी केल्सन, ऑप्शन डी पैटर्न। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर, कानून वही है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए जेरोम फ्रैंक, ऑप्शन बी जूलियस स्टोन, ऑप्शन सी ग्रे, ऑप्शन डी होम्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ग्रे। नेक्स्ट, which one of the following has divided justice into two parts, distributive justice and corrective justice? न्याय को दो भागों में किसने विभाजित किया? वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। ऑप्शन ए डेविन, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी एक्विनास। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल। नेक्स्ट, ऑस्टिन्स बुक द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined is, option A his autobiography, option B the lecture delivered in London University, option C an answer to an essay by Gray on parliamentary government, option D none of the above। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी द लेक्चर डिलीवर्ड इन द लंडन यूनिवर्सिटी। कितनी बात ध्यान रखनी है आपको? दो बातें ध्यान रखनी है। द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसके द्वारा लिखी गई है? ऑस्टिन के द्वारा। है क्या ये? उन्होंने जो लेक्चर प्रोवाइड किया लंदन यूनिवर्सिटी में उसी का एक संग्रह किया गया है इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, वियना स्कूल ऑफ लॉ इज नोन एज व्हाट? वियना स्कूल ऑफ लॉ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन बी प्राइवेट थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन सी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन डी ओल्ड थ्योरी ऑफ लॉ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। नेक्स्ट, who has made a distinction between law properly so called and law improperly so called? वास्तविक रूप से कहे जाने वाले कानून और अवास्तविक रूप से कहे जाने वाले कानून में भेद किसने किया है? ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी G.W. पैटर्न, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन डी ओलिवर वेंडल होम्स। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट, हु सेड दैट लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस? किसने कहा कि कानून एक मानक विज्ञान है? ऑप्शन ए सेविनी, ऑप्शन बी केल्सन, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी बेंथम। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी केल्सन। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाय विच ज्यूरिस्ट? जीवंत विधि कानून की संकल्पना किस विधिवेत्ता द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी इहरलिच, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी हॉलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इहरलिच। नेक्स्ट, हु यूज्ड द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? समाजशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी ड्यूइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑगस्ट काम्टे। अब हम इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आगे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए द सिक्योरिटी काउंसिल ओनली, ऑप्शन बी द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटरिएट, ऑप्शन डी द जनरल असेंबली बाय स्पेशल वोटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनका वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, 50-50% इसमें होती है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद गठित की जाती है, कितने मेंबर है उसमें ये पूछा गया है प्रेजेंट में। ऑप्शन ए 57 मेंबर, ऑप्शन बी 27 मेंबर, ऑप्शन सी 54 मेंबर, ऑप्शन डी 18 मेंबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 मेंबर। अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनल जब ये बना था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उस टाइम कितना था, उस टाइम था 18 एंड प्रेजेंट में कितना है 54। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य राज्य कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5। और 10 कितने हैं? 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट, इन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इज अ, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद क्या है? ऑप्शन ए सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी सब कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ऑप्शन डी कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? कितने प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन के? 6। उसमें से पूछा गया कौन सा प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी जनरल असेंबली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, न्यू मेंबर ऑफ यूएन में बी एडमिटेड। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य को प्रवेश दिया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए ओनली बाय जनरल असेंबली, ऑप्शन बी बाय सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी बाय सेक्रेटरी, ऑप्शन डी बाय जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनरल असेंबली की तरफ दिया जाएगा बट रिकमेंडेशन किसका होगा? सिक्योरिटी काउंसिल का। Next, in which one of the following articles of UNO United Nations Organization the principle of self determination has been provided। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन 3 आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज सिचुएटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हेग। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, विच इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन ए रसियन, ऑप्शन बी जापानीज, ऑप्शन सी अरेबिक स्पेनिश, ऑप्शन डी अरेबिक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जापानीज जो है वो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज? 6। कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो अरेबिक, स्पेनिश एंड रशियन तो मिल रहा है बट जापानीज जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। 100 MCQ लेके आई थी मैं CC SU एंट्रेंस के लिए। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जो भी रहे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ डाउट हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन आप कीजिए टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।